हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 10 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, कल से हमारे ये जो प्रीलिम बूस्टर है, ये आएगा ओनली आईएएस एक्सटेंडेड के चैनल के ऊपर। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई एक पर्सन ने लिखा था कि सर अच्छे से सब्सक्राइब करने का मीनिंग क्या होता है? देखो, उसका मीनिंग होता है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो और मेक श्योर कि आप इस चैनल को फॉलो करते रहो ढंग से, ठीक है ना? क्योंकि कल मुझे पता है कल इस चैनल पे जब नहीं आएँगी वीडियोज़ और ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे आएँगी तो बहुत सभी लोग पूछने वाले हैं कि सर आज प्रीलिम बूस्टर क्यों नहीं आया? उसका रीज़न यही है क्योंकि हम काफ़ी सारी वीडियोज़ इस पर्टिकुलर चैनल पे डाल रहे हैं, तो मेक श्योर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अफेयर्स महा रिवीजन हो गया या और भी बहुत सारी वीडियोज़ इंक्लूडिंग प्रीलिम बूस्टर कल से यहीं पर आया करेंगी, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि कल मॉर्निंग में ही डाल दूँ, ठीक है ना? तो कल सुबह से ही हम स्टार्ट होंगे प्रीलिम बूस्टर आपका अब सुबह के टाइम आया करेगा, ठीक है जी? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ थैंक्स। देखो, अभी-अभी बजट सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? थोड़े दिनों पहले। राइट। अब देखो, ये सेशन जो था ना, इस साल का सबसे पहला सेशन था। तो ऐसा होता है कि जब पहले साल का मतलब साल का जो पहला सेशन होता है, एक वो वाला सेशन, और साथ ही साथ जब हमें देखने को मिलता है कि इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है, ये दो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस पे क्या करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या, एक हो गया साल का पहला सेशन और दूसरा हो गया इलेक्शंस के बाद का जो पहला सेशन होता है वहां पर। इन दो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर प्रेसिडेंट साहब का हमें एड्रेस देखने को मिलता है, जहां पर वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप इन्फॉर्म भी करते हैं। तो जो आर्टिकल 87 है वो आउटलाइन करता है इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस को। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रेसिडेंट के जो मोशन ऑफ थैंक्स है उसका रिप्लाई किया। तो ये जो फॉर्म ऑफ एड्रेस है, इसको एक तरह से आप स्पेशल एड्रेस कह सकते हो। और ये किसको होता है, दोनों हाउसेस को साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा को किया फिर राज्यसभा को, द आंसर इज नो। ये साइमल्टेनियसली दोनों हाउसेस इकट्ठे का होता है, ठीक है। यहाँ पर सर होता क्या, इस एड्रेस के अंदर गवर्नमेंट की इंटेंशंस बताई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पिछले सालों के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स लेके आए, जैसे किसानों के लिए क्या किया है, अलग अलग वर्ग के लिए क्या किया, एमएसएमई के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। प्लस आने वाले साल के लिए क्या गवर्नमेंट करना चाहती है, ये भी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर प्रेसिडेंट एड्रेस के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं और इसके ऊपर हमें डिस्कशन हो गया, डिबेट्स हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिल जाता है। जैसे मैं अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं तो पिछले दिनों के अंदर ही हमें जैसे राहुल गांधी जी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को। बहुत सारे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपोजिशन के हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर हमें अलाउड देखने को मिल जाता है। एक बात ध्यान में रखना कि शेड्यूल हाउस का जो शेड्यूल होता है, या फिर अगर हम बात करें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से जनरली 3 से 4 दिन यहाँ पर डिवोट किए जाते हैं टू कंसिडर मोशन ऑफ थैंक्स। अब देखो, सबसे एंड में मोशन ऑफ थैंक्स के जब होता है तो सबसे एंड में प्राइम मिनिस्टर जी का जवाब हो गया, या फिर जो और मिनिस्टर्स हैं वो एक तरह से एंड करते हैं, तब डिबेट एक तरह से खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स को वोटिंग के लिए डाला जाता है और फिर इसको दोनों हाउसेस से पास करवाया जाता है। आखिर में क्या होता है, स्पीकर जो है वो राइटर को सॉरी प्रेसिडेंट को वो लेटर लिखते हैं कि अडॉप्ट हो चुका है मोशन ऑफ थैंक्स। आप सोच रहे होंगे सर अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भैया जो सरकार है उसकी एक तरह से डिफीट है, उसके पास नंबर्स नहीं है और उनका कोलैप्स ये शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बात क्या हुई है, यही तो बात हुई थी कि सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, कितनी यहाँ पे किस तरह की नीतियों ने परफॉर्म किया है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यूपीएससी 2014 में आया था। यहाँ क्या पूछा गया, इनमें से नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है। क्या ऐसी बात है क्या? द आंसर इज यस। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं भी जिक्र नहीं होता यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर होता है? कई बार ना स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनली वर्ड देख के सोचते हैं कि नहीं यार ये गलत होगा, बट आंसर इज नो। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ऊपर ही मतलब के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एक मान के चलो कि अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो वो क्या मीनिंग शो करता है? वो शो करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपना एक तरह से कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और सरकार वहां से फिर हट जाती है जब ऐसी सिचुएशन आती है। तो मेक श्योर लोकसभा के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारी हो जाएगी ट्रू।
आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। अगला टॉपिक है हमारा क्लाउड किचन से संबंधित। देखो, अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, वो एक पॉलिसी लाने वाली है, क्लाउड किचन पॉलिसी। अब सर मीनिंग क्या होता है क्लाउड किचन का? देखो, एक तो आप जाते हो अलग अलग रेस्टोरेंट्स के ऊपर, वहां पर जाके आप फिजिकली वहां पे जाते हो और वहां पर खाना खाते हो। एक तो इस तरह के जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, पर कई बार आप सभी ने जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, यहाँ से कई बार ऑर्डर किया होगा अलग अलग रेस्टोरेंट से। और अगर आप नोटिस करोगे ना, तो शायद ये रेस्टोरेंट्स ना कई बार एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर अपने घरों से ही काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उनको कहा जाता है क्लाउड किचन। एक ऐसी जगह होती है जहां पर खाना बनाया जाता है, पर सिर्फ और सिर्फ किस पर्पसेस के लिए? डिलीवरी के लिए। समझे हो कि उस रेस्टोरेंट पे जाकर आप कभी खाना नहीं खा सकते, पर वहां से ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये किस तरह की क्लाउड किचन होगी? ताकि सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर्स यहाँ पे फुलफिल किए जा पाए। तो एक तरह का इसी का कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? दरअसल ये कॉन्सेप्ट आया क्लाउड स्टोरेज से। आप चीजें स्टोर करते हो ना क्लाउड के ऊपर, वहां पर क्या होता है, आप किसी ऑफ साइट लोकेशन पे, किसी दूसरी जगह पे उसको स्टोर कर रहे हो, जो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पर क्लाउड किचन में भी यही चीज हो रही है कि आप खाना एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट के माध्यम से। वो चीज एक्चुअल में वहां पे मतलब फिजिकली आप वहां पे नहीं जाके खा सकते, पर आप डिलीवरी डेफिनेटली वहां से करवाई जा सकती है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल रेस्टोरेंट हो जाएगा जहां कोई फिजिकल डाइनिंग स्पेस नहीं है। अब सर इस सभी चीजों के फायदे क्या होते हैं क्लाउड किचन के? देखो, सबसे पहले तो है इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। ठीक है ना? आप अगर एक बात नोटिस करो, अगर कोई आपको फिजिकल रेस्टोरेंट खोलना है, वहां पर बहुत सारी जगह चाहिए होगी, उसका रेंट लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, उसकी जगह अगर आपने छोटा सा क्लाउड किचन खोल लिया, तो वहां से आप आसानी से चीजों को डिलीवर कर पाओगे। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसी के साथ आप बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स को रन कर सकते हो एक सिंगल रूफ के अंदर। साथ में ही बहुत सारे बिजनेसेस का आप शेयर्ड किचन हो सकती है, बिजनेस को स्टार्ट करना ईजी हो सकता है, और मेन्यू की भी काफी अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस लेके आने हो तो बहुत आसानी से चेंज किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं क्लाउड किचन के अंदर। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज QCVM। अब सर ये क्या चीज है? ये QCVM का मीनिंग है QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। देखो, आप सभी QR कोड वगैरह यूज करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मान लो आपको पैसे भेजने हैं, कई बार फोन पे के ऊपर आप पैसे भेजते हो, गूगल पे के ऊपर पैसे भेजते हो, तो वहां पर क्या यूज करते हो? आप पूछते हो ना कि भैया QR कोड दिखा दो। तो यहाँ पर QR कोड बेस्ड एक कॉइन वेंडिंग मशीन है। देखो, दरअसल में ना क्या किया जा रहा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI, वो एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहा है इस चीज के रिगार्डिंग। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखो, कई बार क्या होता है, जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं, मान लो आपके रेलवे स्टेशन है, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई मार्केट प्लेस है, वहां पर आपको क्या चाहिए? कुछ क्वाइंस चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज के लिए यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे आपको क्वाइन चाहिए हो सकते हैं। तो देखो, अभी क्या होता है कि ना, आप मान लो एक 10 रुपए का नोट डालते हो, इस तरह की कुछ मशीन होती हैं कि 10 रुपए का आपने नोट डाला, उसने बदले में आपको 1-1 रुपए के क्वाइन दे दिए। एक तो ये तरीका है। पर आप खुद सोचो कि मान लो आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आपने एक QR कोड वगैरह को उसको किया, उसके बेसिस के ऊपर आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कट गए, और वहां पर क्या हुआ, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कट गए और आपको उतने रुपए के क्वाइन मिल गए, क्वाइन वहां से डिस्पेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया? आपने QR कोड को यूज किया, या फिर मैं इस तरह से कह दूं, जो UPI माध्यम है उसको यूज करते हुए आपने क्या किया, आपके अकाउंट में से पैसे कट गए और उतने चीजों के आपको क्वाइंस मिल गए। इसी का नाम क्या है? QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन। अब इससे क्या होगा, आपको क्वाइन का एक्सेस चाहिए होगा तो आसानी से हो पाएगा, आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा क्वाइंस का। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फायदेमंद आपको हो सकती हैं। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना आपको एक्चुअल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से यूजिंग UPI या फिर QR कोड की बात कर लो, उसके थ्रू आप डेफिनेटली जितने भी आपको कॉइन्स विड्रॉ करने होंगे, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये RBI एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट इसके रिगार्डिंग प्रिपेयर कर रहा है। एक क्वेश्चन देख लें, इसी से थोड़ा सा संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया था 2018 के अंदर कि इनमें से जो ATMs हैं इंडिया के अंदर, उसको कौन लिंक करता है? क्या इंडियन बैंक एसोसिएशन है, NSDL है, NPCI है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? काफी सारे लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सर NPCI होगा या RBI होगा। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना NPCI की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दरअसल में एक तरह की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह के लिए? जो हमारे अलग अलग रिटेल पेमेंट हो गया, जो सेटलमेंट सिस्टम होता है इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग NPCI ये काम करती है। और अगर आप थोड़ा NPCI की वेबसाइट पे ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे UPI के बारे में आप सभी जानते हो, रुपए कार्ड के बारे में जानते हो, जो भीम है उसके बारे में जानते हो, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हो गया, IMPS के बारे में जानते होगे, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो गया, जो आपके फास्टैग होते हैं वो हो गया, उसी तरह से चेक ट्रैंकेशन सिस्टम हो गया,
नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, भीम आधार हो गया, ई रूपी, इस तरह की सारी अलग अलग चीजें किसके द्वारा करी जाती हैं, एनपीसीआई की। अब अगर वापस क्वेश्चन पे आए कि सर ये एटीएम वाली बात क्या है, देखो दरअसल में ये एनएफएस देख रहे हो यहाँ पे, एनएफएस का मीनिंग क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, ये दरअसल में नेशनल फाइनेंशियल स्विच ही है जो क्या करता है, जो एटीएम ट्रांजैक्शंस को रूट करता है। बेसिकली बैंक के जो अलग अलग स्विच होते हैं ना, उसके थ्रू इंटरकनेक्टिविटी है, तो उससे क्या होता है, आप किसी भी एटीएम से जाके पैसे निकलवा सकते हो। तो एनपीसीआई के द्वारा ही इस एनएफएस को रन किया जाता है, जो क्या है, एक तरह का लार्जेस्ट नेटवर्क है शेयर्ड एटीएम का। तो यही यूपीएससी ने हमसे पूछा था कि एटीएम्स को किसके द्वारा लिंक किया जाता है, तो एनएफएस के माध्यम से कौन करता है, इट इज डन बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। तो याद रखना, एनपीसीआई के रिगार्डिंग यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मेक श्योर आप इसके अलग अलग फंक्शंस को अच्छे से ध्यान में दे लो। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन दोस्त। देखो पिछले सेशंस के अंदर हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि टर्की हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पर अर्थक्वेक हमें देखने को मिले हैं और उसकी वजह से काफी मेजर इश्यूज भी देखने को मिले हैं। तो इंडिया ने भी यहाँ पे मदद एक तरह से आगे बढ़ाई है। तो यहाँ पर इंडिया की जो छठी फ्लाइट है वो टर्की पहुंची है विद सम रिलीफ असिस्टेंस। तो ये जो पर्टिकुलर असिस्टेंस दी जा रही है ना, ये दी जा रही है अंडर द ऑपरेशन ऑपरेशन दोस्त। यहाँ पर क्या है, एक तरह का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट रन कर रही है, ताकि वो सीरिया और टर्की वहां के लोगों की मदद कर पाए, क्योंकि यहाँ पर इन दो कंट्रीज के ऊपर मेजर डिस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो हो गया, हमारे रेस्क्यू पर्सनल हो गया, सप्लाईज हो गया, कुछ और खाने की चीजें हो गया, ये सारी चीजें इंडिया यहाँ पे अलग अलग तरह की मदद कर रहा है। तो आप देख भी सकते हो, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उसी तरह से पोर्टेबल ईसीजीज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आप ईसीजी मशीन देखते हो ना, वो हो गया, पेशेंट मॉनिटर्स हो गया, और कुछ मेडिकल सप्लाईज भी हमने सीरिया को दी हैं। तो इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना, ऑपरेशन दोस्त यहाँ पे हमने इसका नाम दिया है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज गोवर्धन। अब देखो गोवर्धन की सर फुल फॉर्म क्या होती है, इट मींस गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। अभी न्यूज क्या आई है, अभी न्यूज ये आई है कि गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के अनाउंस किए गए थे बजट 2023 के अंदर। तो गोवर्धन स्कीम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो जैसे हमारे किसान हैं, किसानों के पास ना अलग अलग तरह का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। अगर आप खुद सोचो, इस ये जो वेस्ट है, इसको क्या हम वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते? द आंसर इज यस। यहाँ पर यही फोकस किया जा रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे किसानों के पास होता है, उसको हम अगर कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर कन्वर्ट कर दें, उससे क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? द आंसर इज बिल्कुल बढ़ेगी। तो यही काम कहाँ पे किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत। अब ये जो स्कीम थी हमने 2018 में लॉन्च करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में समझना, कई बार यूपीएससी ने ये पूछ लेता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको रन करती है। तो ध्यान दो, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ठीक है ना, उसका अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। उसका एक कंपोनेंट आप जानते हो, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही रन करती है। उसी के अंतर्गत इस स्कीम को रन किया जा रहा है। तो कोई आपसे पूछना गोवर्धन स्कीम कौन रन कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको रन करती है। अदरवाइज ना आप शायद एग्जाम के अंदर सोचना मुश्किल हो जाता है कई बार कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी, और जल शक्ति शायद दिमाग में आएगा नहीं। पर ध्यान रखना, जल शक्ति मिनिस्ट्री का ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, एंड उसके अंतर्गत हमें ये गोवर्धन स्कीम देखने को मिल जाती है। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि विलेजेस को हम इंश्योर कर पाएं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैटल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, इसको अच्छे से हम प्रॉपर्ली यूज कर पाएं। ठीक है, कुछ डिसेंट्रलाइज माध्यम का यूज करें। साथ ही साथ एनवायरमेंटल सैनिटेशन हो गया, या और अलग अलग तरह की जो डिजीज हो गया, उसको हम उससे हम बच पाएं बाय प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। देखा ना अभी, वेस्ट टू वेल्थ। तो वेस्ट से जो इश्यूज आ रहे थे उसको भी हटाया, और साथ ही साथ वेस्ट को हमने कुछ प्रोडक्टिव यूज के लिए भी यूज बना दिया, एंड अकॉर्डिंगली पैसे भी मिल गए, अच्छी खासी इनकम भी आ गई, और साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज होगी। ठीक है ना, तो कैटल वेस्ट को हमने बायोगैस में कन्वर्ट किया, फर्टिलाइजर उससे बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही आप नोटिस कीजिए कि भारत सरकार जो है वो एक तरह की टेक्निकल असिस्टेंस देती है हर डिस्ट्रिक्ट को, और 50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट की एक तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पर दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि त्रिपुरा ऐसी पहली स्टेट है जिसने गोवर्धन प्रोजेक्ट अपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेटअप कर लिए हैं। राइट, तो ये थे आज के जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे। ये मैं टोटल 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिनका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, कल के जो 5 क्वेश्चंस थे उनका मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूं। पहला था गगनयान मिशन विल मेक इंडिया सेकंड नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड मिशन, मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन टू आफ्टर यूएस। क्या ऐसी बात है? द आंसर इज फॉल्स। सर फॉल्स क्यों है? देखो याद करो, मैंने आपको बताया था कि इंडिया चौथा ऐसा नेशन बनेगा जो लॉन्च करेगा कहाँ, मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर किसका, यूएसए, रशिया एंड चाइना।
इनके बाद चौथा नेशन बनेगा, तो इस वजह से स्टेटमेंट ये हो जाती है फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट, किलौदो घाना नेशनल पार्क क्या राजस्थान के अंदर है? द आंसर इज यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं उनको रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है? द आंसर इज फॉल्स। याद करो मैंने बताया था ना, टोटल 6 मेंबर होते हैं, यहाँ पर 3 आते हैं आरबीआई की साइड से, 3 नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं, एक तो गवर्नर साहब होते हैं और 2 और लोग होते हैं। ये जो गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है ना, इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं करी जा सकती, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इस वजह से फॉल्स हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट, आरोग्य सेतु ऐप क्या एनआईसी के द्वारा, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप की गई है? ये बात बिल्कुल ट्रू है। फिफ्थ स्टेटमेंट, पैक्स, ठीक है, पैक्स हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, तो क्या विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं? ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गए कल के आंसर। ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक की आज की पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली एस नथिंग एल्स, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं फिर से रीआइट्रेट कर दूं, देखो कल से जो हमारे प्रीलिम बूस्टर हो गया और साथ साथ और भी जो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं वो ओनली एस एक्सटेंडेड चैनल पे आएंगी, तो मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो कल सुबह मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।